पहला प्रश्न आपका है, किस काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? तो दोस्त जो मध्य पाषाण काल के जो औजार हैं उसे हम माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं, क्योंकि दोस्त इस काल में जो औजार बनाए गए थे वो काफ़ी छोटे एवं लघु आकार के थे। इसीलिए दोस्त इस काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण औजार कहते हैं। दोस्त इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ, जिसे हम रूरल क्षेत्रों में हंसुआ भी कहते हैं, और आरी जैसे औजार भी मिलते हैं। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, मध्य पाषाण काल। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 2। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ है? तो दोस्त बुर्जहोम एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से ही मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। दोस्त बुर्जहोम को स्थानीय भाषा में हम प्लेस ऑफ बिर्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? प्लेस ऑफ बिर्च भी कहते हैं, जिसकी खोज डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा 1935 में किया गया। किसके द्वारा दोस्त? डी टेरा एवं पीटरसन के द्वारा। ठीक है दोस्त, चलते हैं दोस्त प्रश्न नंबर 3। नवपाषाणिक स्थल नबदा टोली का संबंध किस संस्कृति से था? तो दोस्त जो नवपाषाणिक स्थल है नबदा टोली, उसका संबंध मालवा संस्कृति से था। किससे दोस्त? मालवा संस्कृति से। बात की जाए नवपाषाणिक जो स्थल है नबदा टोली, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्त जो नबदा टोली है यह एक ताम्र पाषाणिक स्थल है, जिसकी खोज HD संकालिया के द्वारा किया गया। दोस्त और यहाँ के जो कुछ फैक्ट हैं वो भी बता देते हैं, जैसे कि यहाँ से कुछ जो महत्वपूर्ण फसल हैं उसका भी साक्ष्य मिला है, जैसे गेहूँ, अलसी तथा मसूर। और दोस्त यहाँ का जो सबसे यूनिक बात ये है कि यहाँ के जो लोग झोपड़ियों में रहते थे, वो जो झोपड़ी किस आकार के होते थे? तो दोस्त वो जो होते थे वर्गाकार या आयताकार प्रकार के होते थे। यहाँ की जो झोपड़ियाँ जो मिलती है वो मिलती है आयताकार और वर्गाकार टाइप के। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या था? मालवा संस्कृति। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 4। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्त अंगुत्तर निकाय जो है यह एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और दोस्त 16 महाजनपदों में जो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद थे, जो महाजनपद थे, वो कौन था? वो था मगध। मगध जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली था। साथ ही दोस्त जो अस्मक थे, अस्मक एक ऐसा महाजनपद है जो गोदावरी के तट पर, दक्षिण भारत में गोदावरी जो नदी है उसके तट पर स्थित था। साथ ही साथ जो बज्जी एवं मल्ल हैं वो प्रथम ऐसा महाजनपद है जहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था आधारित था। आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा महाजनपद है जहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था था? तो दोस्त मल्ल एवं बज्जी दो ऐसे महाजनपद थे जहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। बाकी जितने भी महाजनपद हैं सभी जगह राजतंत्रात्मक व्यवस्था था। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका है अंगुत्तर निकाय। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 5। सोमपुर महाविहार का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो दोस्त जो सोमपुर महाविहार है इसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया। बात आई धर्मपाल, तो धर्मपाल जो थे ये पाल वंश के द्वितीय शासक थे, जिन्होंने 9वीं शताब्दी में सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया। बात की जाए दोस्त यह जो बौद्ध विहार है, महाबौद्ध विहार कहाँ स्थित है? तो दोस्त ये बांग्लादेश के नौगांव के पहाड़पुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्त? यह जो है बांग्लादेश के नौगांव जिले के पहाड़पुर में स्थित है। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या आपका होगा? धर्मपाल। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था?
तो दोस्त जो दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान था वो कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है दोस्त। और बात की जाए इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जो था इसे वास्तविक संस्थापक तो कहा ही जाता है, साथ ही साथ जो चालीसा जो संगठन था उसका भी जो स्थापना या जो उसका शुरुआत की गई थी ये भी की गई थी इल्तुतमिश के ही द्वारा। और बात की जाए दोस्त जो आपका कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार है उसका जो पूर्ण रूप से निर्माण कराया था वह किसने कराया था? इल्तुतमिश ने ही कराया था। ठीक है दोस्त, इल्तुतमिश। चलते हैं प्रश्न नंबर 7। मध्यकालीन भारत के किस शासक को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्त मध्यकालीन भारत के जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, जिसे सिकंदर ए सानी या आप द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि दोस्त उनका सपना था जिस तरह से सिकंदर ने विश्व विजेता बना वह उसी प्रकार ये भी विश्व विजेता बनना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी दोस्त ये भी विश्व विजेता बनना चाहता था, परंतु इसका विस्तार दक्षिण भारत में सिर्फ मदुरई तक ही सीमित रहा। और दोस्त मैं बताना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इनके बारे में। इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत इन्होंने की। जो घोड़े होते हैं, घोड़े को दागने की भी जो प्रक्रिया जो स्टार्ट हुई थी इसी के द्वारा की गई थी। साथ ही दोस्त इनके जो सबसे महत्वपूर्ण या खास व्यक्ति थे वो थे मलिक काफूर, जिन्हें 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि दोस्त सुनने में आया है, कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए उसे 1000 दिनारी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 8। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन किस स्थान से हुआ? तो दोस्त इंडियन मिरर अखबार का जो प्रकाशन हुआ ये हुआ था कोलकाता से। कोलकाता से हुआ दोस्त। इंडियन मिरर अखबार जो है इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ दोस्त? कलकत्ता से हुआ था। ठीक है दोस्त। 1861 में इसकी जो शुरुआत की थी वो किसने की थी दोस्त? तो वो की थी देवेंद्रनाथ टैगोर और देवेंद्रनाथ टैगोर। हाँ दोस्त मैं बता रहा था इंडियन मिरर अखबार का जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ दोस्त? 1861 में। किसके द्वारा किया गया? तो दोस्त ये किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा किया गया। इस अखबार का प्रकाशन जैसा कि आप जानते हैं कलकत्ता में हुआ था। और दोस्त इस अखबार को सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त है। किसे दोस्त? इंडियन मिरर अखबार को जो है प्रथम दैनिक समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या था दोस्त? कलकत्ता। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्त भारत का जो पहला समाचार पत्र है वो कौन सा? द बंगाल गजट। द बंगाल जो गजट है वो भारत का पहला समाचार पत्र है, जिसकी शुरुआत 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्त? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में किया गया। और ये भारत का प्रथम अंग्रेजी में संपादित समाचार पत्र भी है। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या था? बंगाल गजट, द बंगाल गजट। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्त जैसा कि आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। कब हुई थी दोस्त? 28 दिसंबर 1885 में। इसके संस्थापक कौन थे? इसके जो संस्थापक थे A.O. ह्यूम। कौन थे दोस्त? A.O. ह्यूम। बात की जाए इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो कब हुई थी? 1885 में मुंबई में सर्वप्रथम अधिवेशन हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी किसने की थी? बोमेश चंद्र बनर्जी। बोमेश चंद्र बनर्जी ने सर्वप्रथम इसकी अध्यक्षता की थी। साथ ही मैं बताना चाहता हूं दोस्त कि प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला
अगर बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। लेकिन आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो होगी एनी बेसेंट। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे भारतीय महिला के बारे में तो सरोजिनी नायडू, परंतु आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम कोई भी महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, वो बनी थी एनी बेसेंट। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर आपका हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम क्या था? तो दोस्त जैसा कि आप जानते हैं WTO विश्व व्यापार संगठन, इसका पुराना नाम था गेट। क्या था दोस्त? गेट, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है दोस्त, कब हुई थी? 1948 में हुई थी, जिसका नाम 1995 में, कब दोस्त? जिसका नाम 1995 में मराकेश संधि के द्वारा, किस संधि के द्वारा? ध्यान रखिएगा दोस्त, मराकेश संधि के द्वारा इसका नाम परिवर्तन करके WTO कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या कर दिया दोस्त? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किस संधि के द्वारा दोस्त? मराकेश संधि। मराकेश, कौन सा संधि दोस्त? मराकेश संधि। मराकेश संधि के द्वारा इसका जो नाम परिवर्तन किया गया, कब क्या किया गया? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्त, आप बात की जाए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका हो जाएगा गेट। ठीक है दोस्त, अब आता है गेट। तो गेट के बारे में, जो गेट का फुल फॉर्म है वो भी देख लेते हैं। तो गेट का फुल फॉर्म क्या है दोस्त? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक। क्या है दोस्त? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 है दोस्त, राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति में अंतर को क्या कहते हैं? तो दोस्त जो राजस्व व्यय तथा जो राजस्व प्राप्ति होते हैं उसके अंतर को कहते हैं राजस्व घाटा। जिसका अर्थ क्या? शाब्दिक अर्थ ये समझिए दोस्त कि जो आपका खर्च अगर आपके आय से अधिक हो, यदि आपका खर्च आपके आय से अधिक हो तो उसे हम राजस्व घाटा कह सकते हैं। ये सरकार के सेंस में आप इसे इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि जो राजस्व व्यय होती है वो अगर राजस्व आय से ज़्यादा हो तो उसे हम राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? राजस्व घाटा। चलते हैं दोस्त प्रश्न नंबर 13, राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो दोस्त जो राजकोषीय नीति है, तो दोस्त आपका जो प्रश्न नंबर 13 क्या था? राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो जो राजकोषीय नीति है दोस्त, ये किससे संबंधित है? सरकार की प्राप्तियां और व्यय से, मतलब सरकार के द्वारा जो आय प्राप्त होती है और जो खर्च होती है उससे संबंधित है राजकोषीय नीति। मतलब सरकार के द्वारा जो खर्च की जाती है और जो सरकार के द्वारा जो राशि प्राप्त की जाती है उससे ही संबंधित होती है राजकोषीय नीति। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 14, राजा चलैया समिति किससे संबंधित है? तो दोस्त जो राजा चलैया समिति है ये मुख्यतः कर सुधार से संबंधित है। किससे दोस्त? कर सुधार से। ये जो समिति लाने का जो मुख्य उद्देश्य था सरकार के द्वारा, ये वस्तुतः जो कर सुधार है उसमें सुधार से संबंधित है राजा चलैया समिति। हाँ तो दोस्त मैं बता रहा था कि जो राजा चलैया समिति है किससे संबंधित है? कर सुधार से। दोस्त भारत सरकार ने भारतीय कर प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए राजा जे चलैया समिति का गठन किया। और दोस्त मैं बताना चाहता हूँ इस समिति ने जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उन्होंने 3 बार की थी। कब कब दोस्त? पहला 1991 में, फिर 1992 में और फिर 1993 में। और दोस्त यह जो मुख्यतः संबंधित है, ये जो चलैया समिति मुख्यतः प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या था? कर सुधार। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्त जो अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? प्रतिगामी। क्यों होती है दोस्त? क्योंकि अप्रत्यक्ष कर में कर का भार उपभोक्ता पर
हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस कर में अमीर और गरीब दोनों पर समान प्रभाव पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्त? क्योंकि जो अप्रत्यक्ष कर रहता है इसमें क्या होता है, कर का जो भार होता है उपभोक्ता पर हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसमें अमीर और गरीब में कोई अंतर नहीं होता है, सेम दोनों पर जो प्रभाव पड़ते हैं समान रूप से पड़ते हैं। ठीक है दोस्त। प्रतिगामी। देखते हैं दोस्त प्रश्न नंबर 16, यूएनएससी का तात्पर्य या इसका जो फुल फॉर्म समझ लीजिए वो क्या है। तो दोस्त यूएनएससी का जो तात्पर्य है वो क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। क्या है दोस्त? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अगर बात की जाए इसकी अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्या है दोस्त? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। या दोस्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है या परिषद से, या परिषद जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है या संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कितने दोस्त? 5 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्त। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 17, वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो दोस्त वित्त आयोग जो है इसका जो संबंध है किससे है, अनुच्छेद 280 से। वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो दोस्त अनुच्छेद 280। वित्त आयोग की बात की जाए दोस्त, इसका गठन क्यों की जाती है? क्योंकि दोस्त या केंद्र एवं राज्य के बीच जो धन का बंटवारा होता है उसके लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें राजस्व एवं अन्य सहायते भी आते हैं। क्या होता है दोस्त? जिसमें राजस्व एवं अन्य सहायते भी आते हैं। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? 280। ठीक है दोस्त, प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई। तो दोस्त जो राष्ट्रपति हैं उसको अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है किस अधिनियम के द्वारा दोस्त? यह अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा दोस्त? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। मैं बताना चाहता हूं दोस्त कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं जो अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत। तो दोस्त वो जो अनुच्छेद हैं वो है 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। जबकि जो राज्यपाल होते हैं वो 213 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। चलते हैं दोस्त प्रश्न नंबर 19, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने पारित की। तो दोस्त जो संविधान सभा है उसके समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने पारित की? तो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के समक्ष संविधान की प्रस्तावना पारित की थी। जैसा कि दोस्त जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक, तो दोस्त मैं बता रहा था कि संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इसी दिन जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने संविधान के समक्ष संविधान की प्रस्तावना एवं उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 20, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा। तो दोस्त भारतीय संघवाद को जो सहकारी संघवाद कहा था वो किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने। किसने दोस्त? जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। संघवाद का शाब्दिक जो अर्थ होता है दोस्त यूनियन होता है। यूनियन का मतलब एकता। हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो राज्य हैं वो केंद्र से किसी भी प्रकार से अलग नहीं है। अगर वो अलग होना भी चाहेंगे तो उसे संविधान मंजूरी नहीं देंगे। ठीक है दोस्त, अब बात की जाए संघ, तो संघ जो हमारे संविधान में ली गई वो कहाँ से लिया गया दोस्त? तो वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। इसीलिए भारत को राज्यों का संघ भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या है दोस्त? जी ऑस्टिन। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 21, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई। तो दोस्त छत्तीसगढ़ राज्य है इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। कब दोस्त? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना मध्य प्रदेश से अलग होकर बनी थी। बात की जाए
छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य से अलग होकर बना था? तो दोस्त मध्य प्रदेश जो है उससे अलग होकर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्त, छत्तीसगढ़। देखते हैं प्रश्न नंबर 22, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्त मंत्री जो परिषद होते हैं व्यक्तिगत रूप से जो उत्तरदायी होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति दोस्त? राष्ट्रपति के प्रति। यदि आपसे पूछे कि सामूहिक रूप से किसके प्रति होते हैं, तो दोस्त सामूहिक रूप से जो होते हैं वो होते हैं लोकसभा के प्रति। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 23, संघ सूची में कुल कितने विषय शामिल है? तो दोस्त जो संघ सूची में तो दोस्त जैसा कि मैं बता रहा था संघ सूची में कुल कितने विषय शामिल हैं? तो 100 गो। हमारे जो संघ सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय शामिल हैं? 100 गो। अब बात की जाए कि जो समवर्ती सूची है उसमें कुल कितने विषय शामिल हैं? तो 52 ठो। और बात की जाए राज्य सूची में तो राज्य सूची में कितने हैं? 61 को। अब दोस्त मूल संविधान में जो हमारा मूल संविधान है उसमें कुल मिलाकर सभी में कितने विषय शामिल थे? तो दोस्त जो संघ सूची थे उसमें थे 97 विषय, समवर्ती सूची में थे 47 विषय और राज्य सूची में थे 66 विषय। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 100 विषय। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 24, पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? तो दोस्त पूर्वोत्तर का जो कुल 7 राज्य मिलकर 7 सिस्टर का निर्माण करती है, उन्हीं में से दोस्त जो सिक्किम, इसका आंसर क्या है दोस्त? सिक्किम जो है पूर्व 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। तो दोस्त इनमें कौन कौन सा राज्य मिलकर 7 बहनों का निर्माण करती है? तो दोस्त इसमें जो मुख्य रूप से है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। कौन कौन सा दोस्त? अरुणाचल प्रदेश, नोट कीजिएगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका है सिक्किम। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 25, किस राज्य की सीमा तीनों ओर से बांग्लादेश से लगती है? तो दोस्त त्रिपुरा की जो सीमा है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरी हुई है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? त्रिपुरा। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 26, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्त भारत के जो पश्चिमी तट है उसके उत्तरी भाग को कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं दोस्त? कोंकण तट। इसका आंसर होगा दोस्त कोंकण तट। कोंकण तट। भारत में जो पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहते हैं कोंकण तट। और जान लेते हैं जो फैक्ट है दोस्त वो भी जान लेते हैं। जैसे पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी भाग है, पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग उसे कहते हैं मालाबार तट। साथ ही पूर्वी तट के उत्तरी भाग को कहते हैं उत्तरी सरकार तथा पूर्वी तट के दक्षिणी भाग को कहते हैं कोरामंडल तट। क्या दोस्त? कोरामंडल तट। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है कोंकण तट। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 27, बगलिहार परियोजना को लेकर किस देश के बीच विवाद रहता है? तो दोस्त बगलिहार परियोजना को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा विवाद चलते रहता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान हमेशा इन विवादों से घिरे रहते हैं बगलिहार परियोजना को लेकर। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है दोस्त भारत और पाकिस्तान। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 28, कौन सा दर्रा सतलज नदी घाटी में स्थित है? तो दोस्त सिपकीला दर्रा। सिपकीला जो दर्रा है वो सतलज नदी घाटी में स्थित है। हाँ तो दोस्त सिपकीला दर्रा जो स्थित है कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और दोस्त जो सिपकीला दर्रा है किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो दोस्त जो सिपकीला दर्रा है ये जो 2 स्थानों को जोड़ती है वो कौन सा है दोस्त? वो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले। कौन सा जिला दोस्त? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत के नगाड़ी जिले से जोड़ता है। साथ ही दोस्त सतलज जो नदी घाटी है, सतलज नदी इसी दर्रे से होकर बहती है। कौन सा नदी दोस्त?
सतलज जो नदी है इसी दर्रे से होकर बहती है। किस दर्रे से होकर? तो सिपकीला दर्रा, सिपकीला जो दर्रा है उससे होकर सतलज नदी भी बहती है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका है सिपकीला दर्रा। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 29। भारत ने सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया? तो दोस्त भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा? नीलगिरी। नीलगिरी कौन सा है दोस्त? नीलगिरी। तो भारत ने सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया वो कहाँ किया? नीलगिरी में। कहाँ दोस्त? नीलगिरी में। इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्त, स्थापना, वो कब हुई थी? 1986 में। और इसका जो विस्तार है दोस्त किन राज्यों तक सीमित है? तो दोस्त इसका विस्तार केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में सीमित है। कहाँ तक दोस्त? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य तक सीमित है। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? नीलगिरी। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 30 और अंतिमा प्रश्न। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त सुल्तानपुर जो पश्चिम बिहार है 21 राज्य में स्थित है? हरियाणा में। कहाँ दोस्त? हरियाणा में। सुल्तानपुर जो पश्चिम बिहार है हरियाणा में स्थित है। साथ ही दोस्त यहाँ का जो यूनिक बात है, अनोखा बात, वो यह है दोस्त कि यहाँ प्रतिवर्ष प्रवासी पक्षी आते रहते हैं। क्या होता है दोस्त? यहाँ जो है प्रतिवर्ष प्रवासी पक्षी आते रहते हैं। यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार क्या है दोस्त? यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? हरियाणा। ठीक है दोस्त, थैंक फॉर वॉचिंग। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया इसी तरह प्यार बरसाते रहिए।